ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक होगा पोलराइजेशन एंड पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेशन एंड पोलराइजिंग पावर। समझेंगे इसको अच्छे से। एंड इट वाज एक्सप्रेस्ड, इसको जिस रूल से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं उसको हम बोलते हैं फजांस रूल। फजांस रूल क्या है, कैसे होता है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि क्या है, क्या पोलराइजेशन क्या है। तो लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हेनेवर वी हैव अ कटायन एंड वी हैव एन अनायन। तो देखो, जैसे सबसे पहले मैं डायग्राम से ही समझाता हूँ। इंट्रोडक्शन बेसिक पार्ट मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत आपको बता दिया था। मान लो कि अपने पास एक कटायन है, मतलब आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए ऑफ कोर्स अपने को एक कटायन चाहिए और एक अनायन चाहिए। तो मान लो कि ये अपना कटायन है, ठीक है, और अपने पास एक अनायन भी है। मान लो कि ये अनायन है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो अनायन है और जो कटायन है, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, राइट। कटायन पे पॉजिटिव चार्ज है, अनायन पे नेगेटिव चार्ज है। तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज व्हाट रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। मींस दैट अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ही अट्रैक्शन होता है दोनों में। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से कंपाउंड आयनिक होता है, बिकॉज आयनिक बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कटायन एंड अनायन होता है। लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट अट्रैक्शन ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है समझते हैं, कि ये जो न्यूक्लियस है या इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है, खींचेगा। तो आप देखेंगे मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाऊंगा, जो वो लाइन अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, और जो मैं रेड कलर से दिखाऊंगा वो रिपल्सन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि ये जो है, इसका जो न्यूक्लियस है, सॉरी, वो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस होगा इस कटायन का, वो अनायन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, और वो हर साइड से खींचेगा, नॉट जस्ट ऐसा कि यहीं से, कहीं से भी वो उसको अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि वो पोलराइज करना इसी को कहते हैं, हालांकि हम आगे देखेंगे। लेकिन इसके बीच में अट्रैक्शन होगा, ये आपको पता है। और साथ ही साथ में आपको ये भी पता है कि सर अगर मान लो इसका न्यूक्लियस है, तो इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल भी करेगा एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, ठीक है। तो एक कुछ ऐसा सीन हो जाएगा कि जो न्यूक्लियस है अनायन का वो थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, और जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ी आगे की तरफ शिफ्ट होगी। अब आप बोलोगे कि सर ये काम तो इसका न्यूक्लियस इसके साथ भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, उसको भी हम समझेंगे। लेकिन पहले हम पहले पार्ट को समझते हैं कि कटायन अनायन को कैसे खींच रहा है। अनायन भी कटायन के साथ वही काम कर सकता है जो कटायन अनायन के साथ कर रहा है, ठीक है। लेकिन पहले हम कटायन वाले को समझते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों हम कटायन वाले को ही प्रेफरेंस देते हैं, अनायन वाले को नहीं देते हैं, उसको भी हम समझेंगे। लेकिन पहले इसको समझते हैं। अब क्या होगा कि इसकी वजह से एक रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ ऐसा होगा कि कटायन जो है वो तो चलो ऐसा जैसा था वैसा ही रहेगा, ये कटायन है अपना। और जो अनायन है उसके साथ कुछ थोड़ा सा, मतलब उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ी सी पोलराइज हो गई। पोलराइज का मतलब थोड़ी सी शिफ्ट हो गई किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। कि पहले ये ऐसा था, पहले ये स्फेरिकल था, अब जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ी सी ऐसे शिफ्ट हो जा रही है। और न्यूक्लियस जो है वो पहले सेंटर में था, अब थोड़ा सा पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? क्या आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस, जो अनायन का न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा पीछे शिफ्ट होगा, और जो अनायन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ी सी आगे शिफ्ट होगी। तो नेट एक शिफ्ट हो जाएगा, नेट डिस्टॉर्शन हो जाएगा एटम में। क्या इस बात से आप अग्री करते हैं? बताइए। यस सर। एंड दिस डिस्टॉर्शन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? पोलराइजेशन। लेकिन जो दूसरा पार्ट है उस पर भी मैं आता हूं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये कटायन और अनायन इतने दूर होते हैं क्या? नहीं सर, जब बॉन्डिंग होती है, जब आयनिक बॉन्ड बनाते हैं हम लोग, तो हम लोग आयनिक रेडियाई बताते हैं, डिफाइन करते हैं, और उसमें हम ऐसे दिखाते हैं कि ये कटायन है और ये अपना अनायन है, दोनों ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके बॉन्ड बनाते हैं, राइट। दिस इज व्हाट आयनिक बॉन्ड इज। जहां दोनों की बाउंड्री लाइन होगी वही उसका रेडियस माना जाता है उनके हिसाब से। तो ये आपका कटायन है और ये अनायन है, ठीक है। अब
अगर मान लो कि इस सिनारियो पे अगर पोलराइजेशन होता है, अगर जैसे इस कॉन्टेक्ट में जैसे ये दिख रहे हैं आपको, उस तरह से अगर पोलराइजेशन होता है इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, तो आपको दिखेगा कि आफ्टर सम टाइम द anion डेंसिटी विल गेट पोलराइज्ड ऑन द cation साइड ऐसे, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा अनायन कि इधर वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, ये अनायन का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है, अनायन का न्यूक्लियस है, और यहाँ पे कैटायन का न्यूक्लियस है बीच में। तो ये जो हुआ इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अनायन, ठीक है। और यहां पे भी ऐसा ही हुआ। तो ये एक आइडियल आयनिक बॉन्ड है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, आइडियल आयनिक बॉन्ड है, जिसमें कोई पोलराइजेशन नहीं हो रहा, सब परफेक्ट शेप में जैसे थे वैसे के वैसे हैं, जो कि आइडियली पॉसिबल है। प्रैक्टिकली क्या होगा कि हमेशा कटायन जो है उसका जो न्यूक्लियस है या उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगा अनायन के इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। उसकी वजह से अनायन हो जाएंगे पोलराइज, और जब वो पोलराइज हो जाएंगे तो उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टॉर्ट हो जाएगी और वो मर्ज हो जाएगी जाके कटायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ, which will behave like an overlapping of orbitals, and that will create a covalent character into the compound. क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? बोलिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप वापस पूछ सकते हैं कि सर ये वाला पार्ट वापस समझा दो। फजांस रूल ने क्या कहा कि ड्यू टू electrostatic attraction, first cation and anion attract one another to form an ionic bond. After that scenario is achieved, the cation, which has a nucleus in it, will try to attract electron density of anion, and at the same time will repel nucleus of anion. So the anion will get distorted, and the electron density of anion will merge with electron density of cation, not completely but partially. पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मर्ज नहीं हो रही है, कुछ पार्शियल पार्ट उसका, कुछ फ्रैक्शन जो है वो मर्ज हो जा रहा है, एंड दैट ड्यू टू दैट overlapping of orbitals, or due to that overlapping of atoms, a covalent character will be generated in the compound, and hence its ionic character will decrease and covalent character will increase. And so polarization से क्या होता है, covalent character आता है ionic compound में। अभी भी मैंने वो बात नहीं बताई है कि अनायन क्यों नहीं खींचेगा कटायन, वो भी खींचेगा, उस पर अभी नहीं आ रहा हूं मैं, करूंगा मैं डिस्कस, बट टेंशन मत लो उसको। ये पार्ट समझ में आया कितने लोगों को, मुझे बताइए। ठीक है, तो आप लिखें, इस बात को आप नोट कर सकते हैं कि न्यूक्लियस ऑफ कटायन अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अनायन एंड एट द सेम टाइम रिपेल्स न्यूक्लियस ऑफ अनायन। लिखिए आप इसको नोट कर ले, न्यूक्लियस ऑफ, नोट कर लो, मैं डिक्टेट ही कर देता हूं, न्यूक्लियस ऑफ अनायन, सॉरी कटायन will attract electron density of anion towards itself, and at the same time will repel nucleus of anion। ठीक है, न्यूक्लियस जो होगा कटायन का वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट करेगा अनायन की, और न्यूक्लियस अनायन के न्यूक्लियस को वो रिपेल करेगा, जैसा कि मैंने यहां डायग्राम में दिखाया है। ड्यू टू दिस the anion will get distorted or polarized, ब्रैकेट में लिखोगे polarized। Due to this the anion will get distorted or polarized, and electron cloud of from anion will merge with electron cloud, partial part of लिखोगे आप, will electron cloud of anion will merge with electron cloud of cation partially, which will generate a covalent character in compound, partial covalent character of course, right? लिख लिया आपने? बताइए। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर कि बहुत सिंपल सी बात है सर, कि कटायन अनायन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और कटायन का जो न्यूक्लियस है वो अनायन के न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है, तो अनायन हो गया डिस्टॉर्ट, और इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ अनायन, और पोलराइजेशन ऑफ अनायन और ये पूरा प्रोसेस जो है इसी को हम पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन दूसरा विच विल अगेन रिमेन इन योर माइंड, दैट व्हाई कांट अनायन attract electron density from cation at the same time? So it does,
It is not that anion is not doing anything to cation, because attraction and repulsion it has same effect on both the things. But it also depends on the size of cation, because देखो एक छोटे से बलून को आप डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करो और एक बड़े से बलून को सेम प्रेशर लगा के डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करो, क्या लगता है आपको कौन ज्यादा डिस्टॉर्ट होगा? इमेजिन करो, विजुलाइज करो ऐसे सिनारियो को, एक छोटा सा बलून आपको दे दिया मैंने और एक बड़ा बलून दिया, इतना बड़ा बलून दिया, और आपको सेम प्रेशर लगा के सप्रेस करना है इसको भी और इसको भी, क्या लगता है आपको कौन ज्यादा डिस्टॉर्ट होगा? सर बड़ा वाला। बड़ा वाला। ये तो एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट जो है, the anion itself has a very large size. So due to large size, it will not be able to attract that much amount of electron density from cation, because cations are generally small and anions are generally large in size. ठीक है, तो आप इसको नोट करके लिखेंगे कि it's not that only cation distorts the electron density of anion, anion also does the same with cation. ठीक है, it's not that only cation distorts the electron density of anion, anion does the same with cation, but due to small size of cation and large size of anion, the effect is very less. ठीक है, कि anion इतना बड़ा है कि वो उतना डिस्टॉर्ट नहीं कर पाता है cation को, वो खुद ही डिस्टॉर्ट हो जाता है उस ड्यूरेशन में, और cation इतना छोटा है कि वो डिस्टॉर्ट होने के बाद भी उसमें कुछ ज्यादा इफेक्ट दिखता नहीं है, राइट? तो अब हम लोग क्या करेंगे कि कटायन के डिस्टॉर्शन को वी विल इग्नोर. इट्स नॉट दैट इट इज नॉट देयर, इट इज देयर, बट वील इग्नोर द फैक्ट दैट कटायन इज बीइंग डिस्टॉर्टेड. विल इट्स जस्ट लाइक हम लोग रिलेटिव बात करें तो हम लोग बोलेंगे सिर्फ अनायन हो रहा है, कटायन का कुछ नहीं हो रहा, ऐसा मान के चलो आप. क्लियर है? बट हमारे दिमाग में हमें पता है कि नहीं, कटायन भी होता है डिस्टॉर्ट, बस हम इसको इग्नोर कर रहे हैं कि ज्यादा झंझट ना हो कैलकुलेशन वगैरह में या अंडरस्टैंडिंग में, हम एक पार्ट को इग्नोर करके चल रहे हैं क्योंकि वो बहुत कम है रिलेटिवली, तो उसको हम इग्नोर करके चल रहे हैं. That's, is it correct? चले आगे. ठीक है, अब कुछ टर्म्स है जिनको हम लोग समझ लेते हैं, इसको वापस समझेंगे इस पार्ट को, बट कुछ टर्म्स है जो इसमें आएंगे उनको हम वापस एक दो बार समझ, कुछ टर्म्स को हम लोग डिफाइन कर दे. जैसे सबसे पहला टर्म है पोलराइजिंग पावर. व्हाट इज पोलराइजिंग पावर? तो आप नोट करेंगे द एबिलिटी ऑफ कटायन टू पोलराइज द अनायन. ठीक है, अनायन को पोलराइज करने की कितनी एबिलिटी है कटायन में, उसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन. ठीक है, द एबिलिटी ऑफ कटायन टू पोलराइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अनायन या पोलराइज द अनायन सिंपली इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन. अब आप मुझे बताइए कि जो पोलराइजिंग पावर होगा, पोलराइजिंग पावर जो होगा वो किस किस फैक्ट पे डिपेंड करेगा? अगर मैं साइज से रिलेट करना हो तो क्या होगा, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? बताइए. कटायन छोटा होगा तब ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा या कटायन बड़ा होगा तब ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? छोटा होगा. तो बिल्कुल सही, तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पोलराइजिंग पावर. ठीक है, पोलराइजिंग पावर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन. जिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही है वो आपको मैं समझा देता हूं, क्योंकि बहुत लोग होंगे जिनको ये बात क्लियर नहीं होगी कि कैसा है साइज से कैसे ज्यादा हो जा रहा है. तो देखो, साइज जितनी छोटी होगी रेडियस उतना कम. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहता है कि एफ क्यू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. तो रेडियस जितनी कम होगी, नाउ दैट आर इज नॉट डायरेक्टली रेडियस, दैट आर इज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, बट अगर एक चार्ज की साइज छोटी है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस भी थोड़ा रिलेटिवली कम हो जाएगा ना. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब रेडियस छोटी होगी कटायन की तो वो काफी अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है किसी चीज को. ठीक है, किसी भी चीज को वो काफी अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है. ये आप नोट कर लें. तो लिखो आप कि रेडियस सर छोटी है तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस है कम, मतलब सॉरी चार्ज के बीच में डिस्टेंस होगा कम, तो वो ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा, तो इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा. तो छोटा कटायन जनरली ज्यादा अच्छा पोलराइज करता है. ठीक है,
अब अगर मैं बात करूं कि चार्ज के बारे में, कि पोलराइजिंग पावर जो होगा उसका चार्ज से क्या रिलेशन होगा, किसका चार्ज, कटायन के ऊपर चार्ज से क्या रिलेशन होगा, तो क्या बोलोगे आप? पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। क्यों? क्योंकि सर फिर से वही बात हो गई कि सर फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आपने अभी बताया कि रेडियस छोटी तो फोर्स ज्यादा, तो चार्ज ज्यादा तो भी तो फोर्स ज्यादा होगा। तो चार्ज अगर ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का, ये भी ध्यान रखिए कि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पोलराइजिंग पावर, वी आर टॉकिंग अबाउट कटायन, राइट। सो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा कटायन में, हालांकि अभी देखेंगे हम थोड़ी देर बाद कि नेगेटिव चार्ज बढ़ने से भी होता है, लेकिन पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कटायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। यस और नो? दो ही चीज है, तीसरा कोई चीज तो है नहीं फोर्स में, तो ये दोनों पे बात खत्म हो गई। ठीक है, हालांकि एक और फैक्ट होता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट विल नॉट entertain that fact for now because it will get more confusing for you guys, so let's keep it aside. We'll discuss that later on, sometimes when we'll understand everything properly, then we'll discuss that कि कैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको अफेक्ट करता है, बट वो ज्यादा चेंज नहीं लाएगा। ठीक है, उसको अभी दिमाग में नहीं रखते हम लोग, है वो, पर एक और फैक्टर होता है, बट लेट्स नॉट टेक दैट राइट नाउ। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है पोलराइजेबिलिटी, नेक्स्ट जो टर्म है वो है पोलराइजेबिलिटी। व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी? कौन बताएगा? ability to polarize, यस, एक्सटेंट एबिलिटी। ऑफ हाँ हाँ हाँ, एक्सटेंट जितना ऑफ, ज्यादा वो पोलराइज हुआ है उतना। कितना अच्छे से अनायन पोलराइज हो जाता है, राइट। अनायन कितने, क्योंकि पोलराइज कौन हो रहा है, अनायन। पोलराइज कर कौन रहा है, कटायन। तो पोलराइजिंग पावर किसका होगा, जो कर रहा है, और एबिलिटी पोलराइजेबिलिटी किसकी होगी, जो हो रहा है। तो आप लिखें एबिलिटी ऑफ अनायन टू गेट पोलराइज्ड इजीली, एबिलिटी ऑफ अनायन टू गेट पोलराइज, सिंपली लिख लो यही। क्यों? क्योंकि सर अनायन जितना अच्छे से पोलराइज होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, एबिलिटी ऑफ अनायन टू गेट पोलराइज्ड। अब मैं बात करता हूं पोलराइजेबिलिटी, पूछता हूं मैं आपसे वैसे ही जैसे कि चीजें हमने ऊपर करी है। तो चलिए बताइए पोलराइजेबिलिटी क्या ट्रेंड होगा इसका, साइज के साथ पहले बताते हैं। चलो निदिता बताओ आप, पोलराइजेबिलिटी साइज से कैसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग? सही है निशा। चलो सृष्टि आप बताओ। मोस्टली लोगों का सही आंसर आ रहा है। क्या? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। ठीक है, तो पोलराइजेबिलिटी जो है वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्यों? क्योंकि सर अनायन जितना बड़ा होगा, अनायन जितना बड़ा होगा वो उतना इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पोलराइज करवा सकता है। जस्ट लाइक अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि बड़ा बलून दे दिया मैंने आपको, इतना बड़ा, बोला कि लो इसको हल्का सा दबाओ, इधर से प्रेस करो सेम प्रेशर से, तो आपको देखिएगा उसकी जो चार्ज डेंसिटी है या उसका जो एयर है वो ज्यादा शिफ्ट होगी। और वहीं एक छोटे से बलून में करोगे तो ज्यादा चेंज नहीं दिखेगा आपको। तो इसका मतलब ये है कि इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अनायन। तो यहां पे नेगेटिव लगा देना और यहाँ पे पॉजिटिव लगा देना। पॉजिटिव रिप्रेजेंट्स कटायन एंड नेगेटिव रिप्रेजेंट्स अनायन। सो बहुत बार आर प्लस आर माइनस में भी के टर्म में भी इसको एक्सप्रेस किया जाता है, ऐसे आर प्लस लिख दिया जाएगा या यहाँ पे आर माइनस लिख, दिस इज रेडियस ऑफ कटायन या रेडियस ऑफ अनायन, दैट्स हाउ वी एक्सप्लेन इट। ओके, नाउ चार्ज की बात करते हैं।
चार्ज के साथ कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्टली या इनवर्सली? डायरेक्ट। डायरेक्टली, वेरी गुड। डायरेक्टली होगा, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि सर आप देखो सर ये फोर्स का फॉर्मूला, तो इसमें चार्ज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली करवाएगा उसको, राइट? तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेशन का कंबाइन इफेक्ट है, सॉरी, पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर का कंबाइन इफेक्ट है पोलराइजेशन। क्या है? पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर का कंबाइन इफेक्ट है पोलराइजेशन। एंड एज पोलराइजेशन इंक्रीजेस कोवेलेंट कैरेक्टर विल इंक्रीज, यस और नो? ठीक है, तो ओवरऑल आप लिखेंगे कि पोलराइजेशन विल बी फेवर्ड बाय, ये क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट ऐसे, विल बी फेवर्ड बाय। तो पहला आप लिखोगे लार्ज साइज ऑफ अनायन, दूसरा लिखोगे स्मॉल साइज ऑफ कटायन, लार्ज अनायन, स्मॉल कटायन। तीसरा लार्ज चार्ज ऑन कटायन एंड अनायन। दोनों पे ही ज्यादा चार्ज होना चाहिए, तब पोलराइजेशन ज्यादा होगा। मतलब तीन चीजें हो गई सर, एक तो कटायन छोटा होना चाहिए, अनायन बड़ा होना चाहिए, और चार्ज दोनों पे ज्यादा होगा, तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मर्ज करेगी, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मर्ज करेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। हाँ या ना? सही बात है। तो आप इसको लिखें कि ड्यू टू इंक्रीज इन और एज पोलराइजेशन इंक्रीजेज कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज। ये भी हम लोग लिखेंगे पोलराइजेशन की एप्लीकेशंस। लेकिन पहले हमें पोलराइजेशन समझ में आया, कौन कौन लोग हैं जिनको पोलराइजेशन नहीं समझ में आया? Just the basic part of polarization, we haven't discussed its application yet, but the basic part of polarization, what polarization is and how it can be affected by different sizes and different aspects of cation and anion. Is it clear to everyone? ठीक है, एक फोर्थ पॉइंट है जो मैं यहां पे लिख देता हूं और वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझा दूंगा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ cations. So it is observed that the cations which doesn't have electronic configuration of a noble gas will tend to have more polarizing power than the normal cations. It's a general observation कि वो कटायन जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से मैच नहीं करता है, जनरली ऐसा कब होगा? ऐसा डी ब्लॉक वालों का होता है, क्योंकि पी ब्लॉक के जितने भी कटायन है मोस्टली उनका कॉन्फ़िगरेशन मैच कर जाता है, एक्सेप्ट फॉर द लोअर एलिमेंट्स व्हिच हैज टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नॉर्मली अगर हम बात करें जैसे सोडियम है, तो सोडियम प्लस करोगे तो वो किसी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर गया, मैग्नीशियम 2 प्लस करोगे वो भी किसी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर गया। लेकिन वहीं पे क्रोमियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, दीज आर द एलिमेंट्स, उनसे आप एक दो इलेक्ट्रॉन निकाल लो क्योंकि दे हैव वेरिएबल वैलेंसीज, दे हैव so many valencies, like let's consider मैग्नीज का +2 भी होता है, +3 भी होता है, +4 भी होता है, +5 भी होता है, +7 भी होता है। तो अगर ऐसे केसेस आएंगे तो जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से मैच नहीं करेगा तो उस सिनारियो में जनरली पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, क्योंकि अगर उसका नोबल गैस से मैच कर जाएगा तो रिलेटिवली वो इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाइड है, जितने भी इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं रिलेटिवली। हालांकि इलेक्ट्रॉन लूज किया है अभी भी, ये फैक्ट है, लेकिन थोड़ा सा रिलेटिवली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उसको मिल गया तो उसको अब इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ऐसा समझो। तो जिसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से मैच करता है उसका पोलराइजिंग पावर ठीक ठाक, मतलब उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जिसका नहीं करता है उसका रिलेटिवली ऐसा पाया गया ऑब्जर्वेशन में कि पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। तो आप लिखेंगे कटायंस which don't have या does not have, जैसे भी लिखना चाहो, कटायन लिख रहे हो तो वो ग्रामर तुम समझ चुके हो कि जो कटायन which does not have, लिखो आप कटायन which doesn't have कौन सा? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, tend to polarize anion
विथ ग्रेट मोर एक्सटेंट, ठीक है। जैसे कि मान लो तुम्हारा क्रोमियम 3+, ठीक है, कॉपर प्लस, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे कटायंस हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन मोनोवल। तो ये जनरली, मतलब दिस इज जनरल टर्म, वी कैन नॉट लाइक बी श्योर अबाउट दिस, इट्स अ जनरल टर्म बिकॉज इसमें कोई परफेक्ट पैटर्न नहीं है कि ऐसा ही होगा, ऐसे बढ़ेगा या ऐसे घटेगा। ये थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा करते हैं क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ऐसा मानो, ठीक है, क्लियर है। तो एक तो ये पार्ट हो गया। बट द फैक्ट दैट पोलराइजिंग पावर, जैसे आपसे मैं पूछूं कि एक ग्रुप में आपसे पूछता हूं कि बताओ भाई लिथियम प्लस और सोडियम प्लस में किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, तो क्या बताएंगे आप? लिथियम प्लस। बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पे जो ये लिख रहे थे, हम लोग बोलेंगे कि पोलराइजिंग पावर जो अगर साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगी, तो पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगा। वहीं अनायन के केस में पोलराइजिंग पावर साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर, मतलब पोलराइजेबिलिटी, तो साइज नीचे जाएंगे तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब ऊपर पोलराइजेबिलिटी घट जाएगी। तो ये ग्रुप का ट्रेंड भी आप दिमाग में रखेंगे, बस ये नहीं कि साइज रट लिया और इसको आगे पूछ दिया कुछ बढ़ा के एक्सटेंड करके तो आप भूल गए कि ये कैसे होगा, राइट। द साइज हम लोग इसीलिए लिख रहे हैं कि हम पता कर सके किसी ग्रुप में ट्रेंड या किसी पीरियड में ट्रेंड पता कर सके, दैट्स द रीजन व्हाई वी आर राइटिंग दिस साइज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपसे कोई बोले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो आप बोलोगे सर पोलराइजिंग पावर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा खींचेगा या पोलराइज करेगा। बोलो हाँ या ना। ठीक Yes, है। sir. तो ये सब चीजें रिलेटेबल हैं, बस आपको ध्यान रखना है हर इंफॉर्मेशन, हर वो नॉलेज जो आपने अभी तक गेन करी है उसको इंटैक्ट रखना है। आपको सब कुछ समझ में आएगा, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। कोई ऐसा चीज नहीं होता जो एक्सेप्शन होता है, एक दो चीजों को छोड़ के, ठीक है। खैर, अब देखो क्या होता है कि जनरली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि डाउन द ग्रुप जाने पे पोलराइजिंग पावर क्या होगा, कम होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि एज पोलराइजेशन इंक्रीजेस, लिखो आप यहाँ पे, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। ये हम लोग यहीं से कहानी शुरू ही इसी बात से हुई है, स्टार्टिंग से जब हमने पोलराइजेशन का डिस्कस करना शुरू किया है। बिकॉज पोलराइजेशन हेल्प्स अस डिटरमाइन आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स, बट दिस फिनोमिना हैज सम एक्सेप्शंस। ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर का पोलराइजेशन पे डायरेक्ट रिलेशन है उसका कुछ एक्सेप्शन भी है, ठीक है। क्या एक्सेप्शंस हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि ये तो हमेशा ट्रू है, देखो ये हमेशा ट्रू है, ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस जो है वो मैं आपको यहाँ पे लिस्ट कर देता हूं। जैसे कि मान लो मरकरी की फैमिली ले लो, कोई भी, जिंक कैडमियम मरकरी है, ठीक है। तो जिंक कैडमियम मरकरी का जैसे आप एग्जांपल लेते हो, जैसे कि आप ले लो ZnCl2, CdCl2, NHgCl2, ठीक है। आप ले लो जैसे ZnCl2, CdCl2 एंड HgCl2। अब जिन लोगों को नहीं पता है आपको मैं बता दूं कि ये सेमी ग्रुप के एलिमेंट है। और कौन सा ग्रुप है, कौन बताएगा, बताइए। जिंक कैडमियम मरकरी कौन से ग्रुप के एलिमेंट है? Sir, group number 12. ग्रुप नंबर 12, सही है। और इसको 2B भी बोलते हैं, राइट। ग्रुप नंबर 12 के मेंबर, वेरी गुड। तो देखो इसमें क्या होता है कि इनको जब हम लोग को कैलकुलेट करना है तो जनरली आप क्या बोलोगे कि गोइंग डाउन द ग्रुप पोलराइजेशन कम होगा, सॉरी, गोइंग डाउन द ग्रुप क्या होगा, पोलराइजिंग पावर कम होगा क्योंकि साइज बढ़ रही है। अब अनायन तो सेम ही है ना, कटायन ही चेंज हो रहा है, तो कटायन पे डिपेंड करेगा पोलराइजेशन। अनायन की साइज तो सेम है, मतलब पोलराइजेशन कम हो रहा है। अगर पोलराइजेशन कम हो रहा है मतलब आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर बताइए, कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, कम हो रहा है। कम हो रहा है, ठीक है, ये है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, एक्सेप्शन है, और मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको कि ये क्यों है, ऐसा क्यों होता है। बट आप ये लिखेंगे कि सर ये जो है ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा
नहीं होता है। द फैक्ट इज HgCl2 इज मोर कोवेलेंट देन ZnCl2। ठीक है, HgCl2 जो है वो ज्यादा कोवेलेंट होता है ZnCl2 से। ये आप लिख लेंगे, तो यहाँ पे हाईलाइट करके आप अच्छे से लिखोगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। इस केस में जिंक, कैडमियम और मरकरी वाले केस में ऐसा क्यों होता है सर? ये क्या दिक्कत है इसमें, ऐसा क्या होता है? तो आप बोलोगे कि बिकॉज सी देयर इज नो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, एक्यूरेट, but what we can predict is if we go down the group there is insertion of D or F electrons. So due to insertion of D and F electrons that effective nuclear charge और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाता है, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा पावर में आ जाता है, ज्यादा इफेक्ट में आ जाता है, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स का इंसर्शन जब भी होता है तो न्यूक्लियस का पावर थोड़ा बढ़ता है, याद है? तो अगर वो बढ़ेगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करेगा। एक्सपेक्टेड है कि साइज बढ़ने से कम करेगा, लेकिन साथ साथ में उसके इलेक्ट्रॉन्स का जो टाइप है विच आर डी इलेक्ट्रॉन्स, वो भी तो चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के टाइप चेंज होने से उसमें जो होगा पोलराइजेशन रिलेटिवली ज्यादा हो जाएगा। यस और नो बोलिए। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको दे सकता हूं। आप चाहे तो लिख सकते हैं या नहीं चाहे, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये बहुत, इट विल बिकम मोर कंफ्यूजिंग टू रिमेंबर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, तो आप इसको रट लो कि एक्सेप्शन होता है। बट देयर इज एन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। बिकॉज ऑफ इंसर्शन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगा, बिकॉज न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है रिलेटिवली पावर में आ जाएगा। या आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाएगा ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब पोलराइज कर सकता है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और मरकरी क्या, वैसे भी कंपाउंड्स बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड, ये जो HgCl2 देख रहे हो ये एक्चुअली में कोवेलेंट होता है। HgCl2 जो होता है कोवेलेंट ज्यादा होता है, आयनिक कम होता है, और ZnCl2 आयनिक होता है, तो आपको पता ही है, राइट? तो ये सब चीजें हैं जो एक्सेप्शन है, मैंने आपको बता दिया। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन। एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन, तो लिखें एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, एनी डाउट्स? नहीं है? यहाँ पे पोलराइजेशन जैसे इंक्रीज होगी ना? हाँ हाँ वही है, तो इसलिए मैंने यहां से काट दिया आपका। तो पोलराइजेशन की कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो HgCl2 का ज्यादा होगा, ये लिख लो। अब कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, क्वेश्चंस मैं देता हूं आपको पहले, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस कहाँ गए मेरे? कोई नहीं, चलो अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहीं पे क्वेश्चन पढ़ लेंगे। चलो एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन लिखिए आप। एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन, क्या एप्लीकेशंस है पोलराइजेशन की, ये हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है? तो देखिए पहली एप्लीकेशन जो है पोलराइजेशन की वो है टू डिटरमाइन कोवेलेंट कैरेक्टर। तो आप सीधे, हम लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन ही लिखेंगे, मतलब सीधे लिख ही देंगे क्या होता है पोलराइजेशन से। तो पहला कोवेलेंट कैरेक्टर बताइए, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, हाँ या ना बोलिए। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा क्या पोलराइजेशन से? अभी से इतनी देर से सर यही तो बातें कर रहे हैं हम लोग कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो पोलराइजेशन से क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है? चलो, तो ये एक समझ में आ गया, पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। दूसरा, सेकेंड एप्लीकेशन, कंडक्टिविटी की बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की बात करते हैं। क्या होगा आपके हिसाब से? कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर डायरेक्टली होगी। सर डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी, जस्ट बताइए क्यों? सर क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स बैड कंडक्टर्स होते हैं या इंसुलेटर्स होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड गिरीश साहब। सर देखो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है पोलराइजेशन, देखो सब चीजों को रिलेट करना शुरू करोगे अपने आप समझ में आने लगेगा। सर कोवेलेंट कैरेक्टर, देखो इसको गिरीशा को और कुछ याद नहीं है, पर ये याद है कि सर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों? क्योंकि सर वो आयंस में ब्रेक नहीं होते।
तो अगर कोई आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, मतलब उसमें उसमें आयंस में ब्रेक होने की टेंडेंसी कम हो रही है। अगर आयंस में ब्रेक होने की टेंडेंसी कम हो रही है तो वो चार्ज फ्लो क्यों होता है, कंडक्टिविटी एग्जिस्ट क्यों करती है? बिकॉज some compound has ability to get broken into cations and anions, and those cations and anions are charge carriers, और अगर चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, तो कंडक्टिविटी आएगी। ये होता है फंडा कंडक्टिविटी का। अब अगर मान लो कि किसी पहले एक है जो आसानी से चार्ज में डिसोसिएट हो सकता है कटायन आयन में, और एक है कि पोलराइज हो गया, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, मतलब उसको कटायन आयन में ब्रेक होने में थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो वो उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी ना। बोलिए, यस सर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो आप लिखें कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कोवेलेंट कैरेक्टर डिसोसिएशन इनटू आयंस becomes difficult। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कोवेलेंट कैरेक्टर। देखो मैंने समझा दिया, मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा कि कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, राइट? कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन तुम अभी समझ भी गए हो, लेकिन बाद में भूल जाओगे, तो इसलिए लिख भी लो, नोट भी कर लो कि ड्यू टू इंक्रीज इन कोवेलेंट कैरेक्टर dissociation or ability to get dissociate into cations and anions decreases, and hence conductivity decreases। क्योंकि कंडक्टिविटी उसी वजह से आती है, कौन ज्यादा कटायंस फॉर्म करता है, उसके बाद हम देखते हैं कि किसका कटायन ज्यादा आसानी से मूव कर सकता है, आयनिक मोबिलिटी, वो उसके बाद की बात है। बट पहले हम लोग यही देखते हैं कि कौन कटायन आयन ज्यादा इजीली फॉर्म करेगा। पहले कटायन बने तो सही, तब देखें कौन फास्ट मूव करेगा। तो कंडक्टिविटी जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, लैटिस एनर्जी की बात करते हैं। क्या होगा लैटिस एनर्जी, बढ़ेगा या घटेगा? सर डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, बताइए क्यों? सर क्योंकि अगर लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो वो आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो आप रिजल्ट से एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, बट हाँ ठीक है, आंसर आपका सही है, बट आप रिलेट भी कर चुके हो, ठीक है, अच्छी बात है, कैसे भी हो, बट दैट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आंसर सही है, आप सही जगह सोच भी रहे हो कि हाँ सर, क्योंकि लैटिस एनर्जी हमने पढ़ा है कि अभी हमने पढ़ा था कि इसके होने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और लैटिस वालों का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, तभी तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है आयनिक होने से, तो इसलिए इसकी लैटिस एनर्जी कम होगी, लेकिन इसकी वजह से आयनिक एनर्जी कम होती है, उसकी आयनिक कैरेक्टर, समझ रहे हो? मतलब उल्टा है, बट ठीक है। पॉइंट ये है कि सर अगर पोलराइजेशन होगा, देखो आप ध्यान से, कल ही मैं इसके बारे में हिंट दे रहा था कि देखो ये कटायन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये कटायन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और सर ये अनायन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये है अनायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो सर मान लेते हैं कि टोटल एक यूनिट, कल ही मैंने बताया था कि जो लैटिस एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या है? लैटिस एनर्जी इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन कटायन एंड अनायन, तो उसका फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 अपॉन R। अब ध्यान से देखें, R तो चलो ठीक है सर, भूल जाओ, R तो चलो सेम ही रह गया, मान लेते हैं हम कि ये इसके बीच का न्यूक्लियस का डिस्टेंस सेम रह गया। पोलराइज होने के बाद पोलराइजेशन हुआ है, आयन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई है, आयन शिफ्ट नहीं हुआ है, वो वहीं के वहीं है, तो R तो सेम रहेगा सर। अब बात कर लेते हैं थोड़ी चार्ज की, तो ध्यान से देखना सब लोग, एक एक पार्ट को नोटिस करना यहाँ पे कि सर कटायन पे अगर 100 यूनिट चार्ज था तो उसका कुछ पोर्शन अनायन ने न्यूट्रलाइज कर दिया, हाँ या ना? यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव, मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज की एक प्लेट है और ये दूसरा पार्ट मेरा नेगेटिव चार्ज की एक प्लेट है, दोनों दूर थे ऐसे, तो चार्ज ट्रांसफर तो हो नहीं रहा है इन दोनों में, तो ये क्या हो रहे हैं, बस अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने दोनों को ऐसे टच करा दिया तो जो इतना पार्ट है, जो बीच का पार्ट है, ये जितना पार्ट ओवरलैप हो रहा है वो तो न्यूट्रलाइज हो गया ना। अब अगर मान लो टोटल पे 100 चार्ज था और ये 10 यूनिट का जो पार्ट है वो न्यूट्रलाइज हो गया, तो 10 यूनिट इसका भी न्यूट्रलाइज हुआ और 10 यूनिट इसका भी न्यूट्रलाइज हुआ, इतना पार्ट न्यूट्रलाइज हो गया। मतलब चार्ज अगर मान लो 100 यूनिट था तो पहले 100 इंटू 100 अपॉन आर होता, अब होगा 90 इंटू 90 अपॉन आर। तो आप बताओ 90 इंटू 90 ज्यादा या 100 इंटू 100 ज्यादा? नहीं समझ में आया? मना करो ना यार, नहीं समझ में आया तो, तुम लोग तो मना भी नहीं करते हो। नो सर। हाँ, नहीं समझ में, ऐसे बोलो। सर देखो देखो मैं समझाता हूँ, इन दोनों को तुम अलग कर दो, पहले पहले कटायन हटा दो, ठीक है, या अनायन हटा दो,
मैं क्या करता हूँ, अनायन हटा देता हूँ या कटायन हटा देता हूँ, ज्यादा छोटा है इसको ड्रॉ करना। कटायन मैंने हटा दिया, यहाँ से कटायन नहीं था। ठीक है, अब हम लोग मान के चलते हैं कि जो अनायन है उसका इतना पार्ट कटायन के साथ ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, इतना पार्ट। तो अगर पूरे अनायन पे चार्ज है मान लो 100 यूनिट, 100 यूनिट नेगेटिव चार्ज है मान लो पूरे अनायन पे, ये वाला जो है, तो इसका जो ये पार्ट होगा इससे कुछ तो होगा, 100 का कुछ पार्ट तो ये भी होगा ना। मान लो 2 यूनिट ही है, 2 यूनिट तो है मान लो। तो मैंने इसको मार्क कर दिया कि ये जो चार्ज है भाई ये 2 यूनिट, सॉरी, इस पार्ट को समझेंगे सब लोग ध्यान से कि जितना पार्ट ओवरलैप हो रहा है उसका चार्ज मैंने मान लिया कि 5 यूनिट, 2 यूनिट, कुछ भी मान लो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कि सर ये जो चार्ज है वो है 5 यूनिट। सिर्फ इतने पार्ट के अंदर, कितने पार्ट के अंदर, जो कटायन के साथ ओवरलैप होने वाला है उतने पार्ट के अंदर। मैं इसको बाउंड्री से ऐसे साइड से भी घेर देता हूं कि ये इसकी बाउंड्री होगी। ठीक है, अब कटायन को अलग से देखते हैं यहां पे, और मैं उसमें भी सेम काम करता हूं कि कटायन का जो पार्ट अनायन के साथ ओवरलैप होने वाला है, मान लेते हैं कि उस पे चार्ज है कुछ, जरूरी नहीं कि वो भी सेम हो, बट चलो मान लेते हैं अभी के लिए कि वो भी 5 यूनिट चार्ज है। ये भी जो है इसका ये जो पोर्शन है, जो व्हाइट वाला पोर्शन आप देख रहे हो वो भी 5 यूनिट का है, और टोटल 100 यूनिट है इस पे भी। टोटल चार्ज जो है 100 यूनिट इस पे पॉजिटिव है, उस पे नेगेटिव था। अब जब ये ओवरलैप होंगे तो आपको नहीं लगता कि इसका 5 यूनिट पॉजिटिव और उसका 5 यूनिट नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके जीरो कर देंगे? बोलो। यस सर। तो अगर जीरो हो जाएगा तो कटायन पे कितना चार्ज बचा बताइए? 95 यूनिट ही बचा ना यार। 100 में से 5 न्यूट्रलाइज हो गया तो कितना बचा? 95। और अनायन पे Yes. कितना बचा? 95 यूनिट। तो अगर पहले दोनों पे 100 यूनिट था तो पहले फोर्स क्या लिखोगे आप? पहले आप फोर्स लिखोगे कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी पहले जो लैटिस एनर्जी इनिशियली अगर मैं लिखूंगा सर तो मैं लिखूंगा K इंटू 100 अपॉन R। और लैटिस एनर्जी जब मैं फाइनली लिखूंगा तो सर मैं लिखूंगा K इंटू 95 अपॉन R। तो आप मुझे बताइए इन दोनों में कौन सा बड़ा? इनिशियल वाला इनिशियल ज्यादा। सर। UI इज ग्रेटर देन UF, मतलब सर लैटिस एनर्जी जो होगी पोलराइजेशन के कारण हो जाएगी कम। अब ये 100 और 95 को लिटरली मत मान लेना, ये मैंने समझाने के लिए हिसाब से बोला है। आप इसको परसेंटेज वाइज मान सकते हो कि 100% चार्ज, 100% चार्ज, उसका 5% न्यूट्रलाइज हो गया, इसका भी 5% न्यूट्रलाइज होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पोलराइज हो गए एक दूसरे के साथ, मतलब दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मर्ज कर गई। अब अगर ये 5% न्यूट्रलाइज हो गया तो 95% उसका बचा, 95% इसका बचा। तो प्रोडक्ट ऑफ 100 एंड 100 इज मोर देन प्रोडक्ट ऑफ 95 मींस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज्यादा है, मतलब लैटिस एनर्जी जो है पहले ज्यादा थी बाद में कम हो गई। सो ड्यू टू पोलराइजेशन लैटिस एनर्जी विल डिक्रीज। हाँ या ना बोल दीजिए मुझे। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो उसके बाद एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं, और भी फैक्टर्स देख लेते हैं हम लोग। अगर लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी तो चौथा एप्लीकेशन लिखिए आप, मेल्टिंग पॉइंट। क्या होगा बताइए? मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? सर डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। एक्सप्लेन कर सकते हो? सर अभी क्योंकि बॉन्ड्स को ब्रेक करना इजी हो जाएगा। इजी हो जाएगा क्योंकि सर फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि सर चार्ज कम हो रहा है तो फोर्स भी कम हो जाएगा। जैसे अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो फोर्स भी तो कम हो रहा होगा, क्योंकि फोर्स का भी तो फॉर्मूला यही होता है। क्या होता है? K Q1 Q2 R की जगह R स्क्वायर होता है। तो R तो अभी भी चलो फिक्स ही मान लिया हमने, तो चार्ज तो कम ही हो रहा है ना। तो अगर चार्ज कम हो रहा है तो फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तो आयंस को ब्रेक करना आसान होगा, अलग करना आसान होगा। अगर अलग करना आसान होगा मतलब मेल्ट करना आसान होगा। कितना आसान है बोलो? हालांकि ये चीजें और भी इनमें फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हम अगर मानते हैं कि बाकी सारे फैक्टर्स कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लैटिस, सिर्फ पोलराइजेशन ही रोल प्ले कर रहा है, तो क्या क्या होगा, तो वो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ पोलराइजेशन ही है जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड होता है और कुछ नहीं है।
बट पोलराइजेशन ही अगर है सिर्फ तो क्या होगा वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो चौथा होगा कि मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। पांचवा, फिफ्थ एप्लीकेशन क्या होगा, बोलिए। हार्डनेस, जो आयनिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है आयनिक कंपाउंड्स की, उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। हार्डनेस क्या होगा बताइए। सर डिक्रीज। हार्डनेस डिक्रीज होगी, क्यों डिक्रीज होगी? अगेन सर फोर्स वाली सर बात ही है। क्योंकि जैसे आपने फोर्स का बोला। वेरी गुड गिरीशा। सिक्स्थ प्रॉपर्टीज, और क्या आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने? solubility, सॉलिबिलिटी, वेरी गुड। सॉलिबिलिटी क्या होगी? सॉलिबिलिटी दो जगह होगी सर, दो जगह डिस्कस करते हैं हम लोग सॉलिबिलिटी। पोलर सॉल्वेंट में क्या होगी और नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगी? कौन बताएगा? सॉलिबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में क्या होगी और नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगी? फटाक से बताओ, जल्दी बताओ। polar solvent में कम होगी। बिल्कुल सही, पोलर सॉल्वेंट में कम होगी और नॉन पोलर में बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सर आयनिक कैरेक्टर अगर कम हो रहा है तो आयनिक का मतलब आयनिक तो 100% पोलर हो गया ना। सबसे ज्यादा पोलर कंपाउंड अगर दुनिया में कोई होगा तो वो आयनिक होगी, क्योंकि उसकी कंप्लीट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल अलग अलग है। तो आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा पोलर सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, इसीलिए NaCl वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। और आयनिक कैरेक्टर जितना कम होगा उसका नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी रिलेटिवली ज्यादा होगी। तो आप बोलेंगे कि अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा, हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि पोलराइजेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? तो पोलराइजेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर घटेगा। आयनिक कैरेक्टर घटेगा तो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी घटेगी और नॉन पोलर में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। किसी को डाउट है तो पूछ लो, बोलो किसी को डाउट है? ठीक है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ कलर। कलर की इंटेंसिटी जो होगी वो इंक्रीज होती है पोलराइजेशन से, ठीक है। इस फैक्ट को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा क्यों होती है, क्योंकि नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम आई गेस। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इस फैक्ट को डिस्कस करूंगा कि कलर इंटेंसिटी क्यों बढ़ती है पोलराइजेशन से। लेकिन अभी याद रखो कि कलर इंटेंसिटी बढ़ती है पोलराइजेशन से। और एक लास्ट एप्लीकेशन है जो कि 8th एप्लीकेशन है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। तो आप बोलोगे कि वो भी बढ़ता है पोलराइजेशन से। तो ये दोनों चीजें जो है, ये दोनों पॉइंट जो है 7th पॉइंट और 8th पॉइंट मैंने रिजल्ट लिख दिया है। ऐसा क्यों होता है दैट आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन अगर आपके पास डाउट्स हैं तो उनको मार्क करके रखें, नेक्स्ट क्लास में मैं अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।